मैं नीलकमल स्वागत करती हूँ अपने समस्त दर्शकों का अपने चैनल के हिंदी मंच में। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी की एक विधा कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। जो कहानी मैं सुनाने जा रही हूँ वो ऐतिहासिक कहानी है। आखिर शिक्षिका हूँ इतिहास की कहानियों के प्रति रुझान सदैव रहा है और जब कभी ऐसा मौका मिलता है कि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं तो ज़रूर करती हूँ। तो आज की जो कहानी है वो गुलाम वंश से संबंधित है। गुलाम वंश में एकमात्र रानी हुई रजिया सुल्ताना। तो इस कहानी का शीर्षक है रजिया सुल्ताना का करुण अंत। एक लेखक के अनुसार रजिया सुल्ताना एक महान साम्राज्ञी थी। वह बुद्धिमान, न्यायप्रिय, उदार, राज्य की भलाई चाहने वाली, सबको समान दृष्टि से देखने वाली तथा अपनी सेना की अगुआ थी। उसमें स्त्रीत्व को छोड़कर बाकी एक राजा के सभी गुण मौजूद थे और इसी स्त्रीत्व के कारण उसके सारे गुण लोगों की नजरों में व्यर्थ हो गए। संक्षेप में महिला मुसलमान शासक रजिया सुल्ताना का पूरा चित्र यही है। सन 1236 में अल्तमश की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों की कमजोरी एवं नैतिक पतन के कारण उसके राज्य की हालत बहुत बुरी थी। उसका प्रथम पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक खूबसूरत, उदार तथा कोमल हृदय जवान आदमी था, किंतु वह कमजोर व्यक्तित्व वाला तथा मूर्ख भी था। पिता के बाद वह राजा बना, किंतु अपनी स्वयं की शक्ति एवं बुद्धि के अभाव में वह अपनी माँ, जो तुर्की गुलाम थी, के हाथ का खिलौना बन गया। वास्तव में शासन वह करती और रुकनुद्दीन खाता, पीता और मौज उड़ाता। वह गाने और नाचने वाली औरतों पर धन और आभूषण लुटाया करता। वह मस्खरों को भी पैसे लुटाता और शराब में मदहोश हो प्रशंसा करता तथा उसके प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करता। वह मस्खरों को भी पैसे लुटाता तथा शराब में मदहोश हो हाथी पर बैठ झूमता हुआ घूमने जाता। रास्ते में इकट्ठी होने वाली भीड़ में अपने प्रशंसकों को वह सोना दिया करता। वह कामुकता, मूर्खता तथा नीचों की संगति का शिकार था। उसकी माँ भी बड़ी दुष्ट एवं कठोर थी। इन्हीं सब कारणों से राज्य में विद्रोह हुआ और रुकनुद्दीन फिरोज शाह 7 माह के अल्पकाल के बाद ही गद्दी से उतार दिया गया। उसकी माँ समेत उसे कैद कर लिया गया तथा मार डाला गया। अब सवाल था रजिया की गद्दी के लिए चुनाव का। अब प्रश्न उठा कि शासक कौन हो। चूंकि अल्तमश का कोई भी पुत्र शासक बनने योग्य नहीं था, सबकी आंखें रजिया की ओर गई, जो दिल और दिमाग में अपने पिता के अनुरूप थी। रजिया का सौंदर्य भी अनुपम एवं अद्वितीय था। वह बुद्धिमान तथा विद्वान थी। उसके पिता ने उसे शिक्षा दी और वह स्वयं कुरान पढ़ लेती थी। उसके पिता ने उसे राजनीति का भी ज्ञान दे दिया था। वास्तव में अल्तमश को अपनी इस प्रतिभावान लड़की पर बड़ा गर्व था और वे उसकी योग्यता पर बड़ा विश्वास रखते थे। एक बार सन 1226 में जब अल्तमश दक्षिण में युद्ध के लिए गया था तो वह शासन कार्य रजिया को सौंप गया था। उसने अपने दरबार में लोगों को संबोधित करते हुए कहा था, शासन का यह भार मेरे लड़कों की शक्ति के बाहर है। यद्यपि वे संख्या में 20 हैं, किंतु नाजुक रजिया के लिए यह कुछ भी नहीं है। उसमें उन सब से ज़्यादा शक्ति एवं उत्साह है। रजिया ने पिता के द्वारा सौंपे गए शासन कार्य को बड़ी चतुराई और बुद्धिमत्ता से चलाया। वास्तव में यह उसकी योग्यता की परीक्षा ही थी, कारण उसके मार्ग में बाधाएं डालने वाले उसके उद्दंड भाई दुष्ट एवं विवेकहीन माँ थी। सिवाय इसके राज्य में 2 गुट थे, जिनके द्वारा कभी भी खुलेआम उपद्रव की अग्नि भड़क सकती थी। इन सारी कठिनाइयों के बावजूद रजिया ने शासन इतनी दृढ़ता एवं बुद्धिमानी से चलाया कि उसके भाइयों ने भी उसकी प्रशंसा की। अल्तमश लौटने पर अपनी चतुर लड़की के काम को देख बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार राजगद्दी के लिए रजिया से बढ़कर और कोई दूसरा उपयुक्त अधिकारी नहीं था। फरिश्ता के अनुसार रजिया सभी राजकीय गुणों से संपन्न थी और यदि कोई बारीकी से उसमें दोष ढूंढना चाहे तो उसे कोई दोष नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि वह एक औरत थी। रजिया का सिंहासनारूढ़ होना, रजिया के सिंहासन पर बैठने से सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई। केवल कुछ पुराने विचारों के लोग थे जो नहीं चाहते थे कि एक औरत के आगे वे अपना सिर झुकाएं।
उसने ऐसी योग्यता और निपुणता से शासन कार्य चलाया कि शीघ्र ही विरोधियों और गुटबंदी करने वालों को अपने वश में कर लिया। रजिया राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में व्यक्तिगत रूप से रुचि लेती तथा प्रत्येक बात को ध्यानपूर्वक सुनती। मर्दाने वेश में वह प्रत्येक दिन सिंहासन पर बैठी हुई दिखाई देती एवं शीघ्र निर्णय करने की शक्ति के द्वारा जनता के कष्टों को दूर कर उन्हें राहत देती। प्रजा का रजिया में अगाध विश्वास था तथा वह उसके राज्य में अपने को सुरक्षित अनुभव करती थी। ऐसा प्रतीत होता था कि रजिया का शासन दिनों दिन तरक्की करते हुए लंबे समय तक अस्थायी रहेगा, किंतु भाग्य की बात थी, रजिया औरत की कमजोरी का शिकार बन गई। अरब के एक भविष्यवक्ता ने ठीक ही कहा था, सती स्त्री संसार में सबसे महान होती है। किंतु उसने यह भी कहा था कि जो लोग स्त्री को अपना शासक बनाते हैं उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। रजिया सुल्ताना के संबंध में यह बात अक्षरशः सत्य सिद्ध हुई। एक रानी और शासक के नाते यद्यपि रजिया दरबार में अत्यधिक व्यस्त रहती तथा बड़े बड़े मामलों को सुलझाने में पूरा पूरा समय और ध्यान देती, किंतु आखिरकार वह एक औरत थी और उसे बातचीत करने तथा मन बहलाने के लिए किसी आदमी की आवश्यकता महसूस होती थी। यद्यपि उसके सामने उसकी प्रजा थी जिस पर वह अपना सारा स्नेह बरसाती तथा जिसकी भलाई के लिए वह अपना सारा समय व ध्यान देती और बदले में प्रजा भी उसे स्नेह तथा सम्मान देती, किंतु फिर भी कभी कभी वह अनुभव करती कि कोई उसके बहुत नज़दीक, बहुत करीब होता जिसे वह अपना कह सकता और जो अपना सारा प्यार, सारा स्नेह उस पर उड़ेल सकता। खाली वक्त में रजिया एक विचित्र सूनेपन का अनुभव करती तथा निराश एवं उदास रहती। जीवन के इन्हीं क्षणों में रजिया का एक अबिसीनियन युवक जमालुद्दीन याकूत से संपर्क हुआ। वह खूबसूरत, आकर्षक जवान था। उसका स्वभाव इतना भोला तथा व्यवहार इतना सभ्य था कि रजिया उसके प्रति आकर्षण को ना रोक सकी। वह क्रमशः उसके करीब, बहुत करीब आती गई। वह केवल घुड़सवारों का अधिकारी था। वह अक्सर रजिया को घोड़े पर बैठाकर सैर के लिए ले जाता तथा जब रजिया थक जाती तो वह उतरकर शहर के बाहर किसी जगह पर बैठ याकूत से बातें करती और मन बहलाती। उसे उसके साथ बड़ा सुख और आनंद मिलता। इस प्रकार धीरे धीरे उसकी मित्रता की जड़ें गहरी होती गई तथा अंत में वह एक दूसरे को प्यार करने लगे। याकूत रजिया की प्रशंसा करता तथा उसके प्रति अपनी अनन्य भक्ति प्रकट करता। रजिया भी उससे बहुत प्रभावित थी। उसने अबिसीनियन जवान का ओहदा बढ़ाकर उसे एडमिरल, उमराव या सेनापति बना दिया। एक शाम जब रजिया और याकूत शहर से दूर सैर को गए हुए थे, वे थक कर एक बड़ी चट्टान पर बैठ गए। रजिया को उदास और गंभीर विचारों में मग्न देख याकूत ने स्नेह भरे स्वरों में पूछा, रानी, आप खुश नज़र नहीं आती। क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकता हूँ? मैं सोचती हूँ याकूत, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। कभी कभी मैं तुम्हारे बिना बेचैन हो उठती हूँ। रजिया ने धीमी आवाज़ में कहा। इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ, लेकिन यह मेरी समझ में नहीं आता कि इससे आप उदास क्यों होती हैं। आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि मैं हर वक्त आपके खिदमत में हाजिर रहता हूँ, याकूत ने नम्रतापूर्वक कहा। इससे मैं खुश हूँ याकूत, लेकिन शायद तुम्हें नहीं मालूम कि दरबार के लोग हमारे संबंधों से खुश नहीं हैं, रजिया ने कहा। हमारे संबंधों से उन्हें क्या ऐतराज़ है? जहाँ तक राजकाज के दूसरे मामले हैं, उन्हें समय पर पूरा करने तथा जनता की भलाई करने में तो आपने कोई कसर नहीं उठा रखी है, याकूत ने भोलेपन के साथ कहा। मेरे अमीर मुझसे नाखुश हैं, क्योंकि मैंने उन सब के ऊपर तुम्हारा ओहदा बढ़ा दिया है। मुझे ऐसा लगता है वे मेरे खिलाफ बगावत करने की तैयारी में हैं, रजिया ने गंभीर स्वर में कहा। जो भी हो, आप चिंता ना करें। इस नाचीज पर भरोसा रखें जो आपके लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि यह जीवन भी कुर्बान करने के लिए तैयार है, याकूत ने समझाते हुए कहा। इसमें कोई शक नहीं याकूत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वास्तव में जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ और बड़ी खुशी और बेफिक्र रहती हूँ। ऐसे समय मैं सोचती हूँ
मैं रानी क्यों हुई? काश मैं एक मामूली औरत होती। रजिया ने मोहब्बत भरी आवाज़ में कहा। आप रानी रहें या मामूली औरत, इसमें फ़र्क ही क्या पड़ता है? आखिर दोनों इंसान ही तो हैं। याकूत ने फिर भोलेपन के साथ कहा। फ़र्क, बड़ा फ़र्क होता है याकूत। जब मैं दरबार में बैठकर राजकाज के काम करती हूँ तब मैं औरत नहीं होती, केवल शासक होती हूँ। उस समय मैं जनता की रक्षा करने वाली तथा उनकी भलाई चाहने वाली होती हूँ, और मुझ में जो औरत है वह छिपी रहती है। जब तक मैं व्यस्त रहती हूँ मुझे उसका कुछ भी एहसास नहीं होता, लेकिन जैसे ही मुझे फुर्सत मिलती है वह औरत मचल उठती है और किसी की बाहों में समा जाना चाहती है। कहते हुए रजिया ने याकूत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए अपना सिर उसके कंधे पर धीरे से झुका दिया। याकूत में भी छिपी हुई इच्छा का आवेश जाग उठा और उसने रजिया को अपनी मजबूत बाहों में भर लिया। उसने अपना सारा प्यार उस प्यासी औरत पर बरसा दिया। फिर बढ़ता हुआ अंधेरा देख रजिया उठ खड़ी हुई और वे दोनों तेजी से शहर की ओर चल पड़े। शहर में अफवाहें फैलने लगी कि रजिया और याकूत की दोस्ती गहरी हो रही है और वे दो शरीर लेकिन एक आत्मा हैं। वे एक दूसरे में मिल गए हैं। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि वे शीघ्र ही शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। अफवाह शाही दरबार तक पहुंची। अमीर, जो पहले से ही अपने ऊपर याकूत को रखे जाने के कारण जले हुए बैठे थे, क्रोध से भड़क उठे। उनकी नज़रों में यह अपराध अक्षम्य था। इसके पहले उन्होंने रजिया और तुर्की अमीर अल्तुनिया की बढ़ती हुई दोस्ती के संबंध में भी सुना था। उनके बार बार मिलने तथा गहरे संबंधों ने अमीरों के मन में द्वेष भर दिया था। लेकिन चूंकि रजिया और अल्तुनिया दोनों ही गुलाम वंश के थे, उन्हें उनके मिलन पर उतनी आपत्ति नहीं थी। किंतु रजिया के साथ याकूत का संबंध, जो नीच अफ्रीकी गुलाम था, उन्हें बर्दाश्त के बाहर हो गया। वे आपस में बहस करने और फूटने लगे। अल्तुनिया की बगावत। अल्तुनिया ने, जो भटिंडा का गवर्नर था, सबसे पहले रजिया के खिलाफ बगावत की थी। जब रजिया को इसका पता चला तो उसने उससे तुरंत मिलने का निर्णय लिया। उसे पूरा विश्वास था कि वह अल्तुनिया को समझाने में सफल हो जाएगी। क्षण भर के लिए वह पुरानी बातों में खो गई। उस समय अल्तुनिया दिल्ली में था। उसकी योग्यता, बुद्धिमत्ता, महत्वाकांक्षा तथा कठिन से कठिन समस्या को सुलझा लेने की शक्ति, और इन सबसे ज़्यादा रजिया के लिए उसके हृदय में गहरा प्रेम, सारी बातें रजिया के सामने उभर आईं। अल्तुनिया और रजिया दोनों का जोड़ा कितना अच्छा होगा, कई बार रजिया ने सोचा था, और दरबार में लोग भी सोचने लगे थे कि वे दोनों शीघ्र विवाह बंधन में बंध जाएंगे। इससे लोगों में इतना विरोध ना होता और ना ही इतनी समस्याएं उठ खड़ी होती जितनी कि आज उठी हैं। उस समय मामले को सुलझाना ज़्यादा आसान होता। घड़ी भर के लिए रजिया के सामने अल्तुनिया और याकूत दोनों आ गए और वह विचित्र अंतर्द्वंद में डूब गई। अल्तुनिया बहादुर, सज्जन, योग्य एवं सूझबूझ वाला है। वह मेरे मस्तिष्क को प्रभावित करता है और मेरे मन में उसके प्रति श्रद्धा और सम्मान की भावना पैदा होती है। किंतु याकूत, वह कुछ और ही है। वह एक खूबसूरत, खुशमिजाज, आकर्षक जवान है। उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी विशेषता है कि उसे देखते ही मेरा रोम रोम उठ खड़ा होता है। वह मेरे हृदय को प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, मदहोश कर देता है। मैं याकूत के साथ परिंदे की तरह आज़ाद अनुभव करती हूँ, लेकिन अल्तुनिया, उसके साथ सारे संबंधों के बावजूद एक दूरी, एक बंधन और रुकावट का आभास होता है, जो जायज़ भले ही हो, लेकिन दिल उसे नहीं चाहता। यदि दिमाग से काम लिया जाए तो अल्तुनिया को पहला स्थान मिलता है, लेकिन दिल से पूछा जाए तो याकूत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। विद्रोह की अग्नि। अचानक याकूत के आने और यह समाचार देने से कि राज्य में विद्रोह की अग्नि भड़क उठी है, रजिया की तंद्रा टूटी और वह कल्पना के संसार से वास्तविक जगत में आई। खबर मिलते ही वह एक पल भी खोए बगैर तुरंत तैयारी में जुट गई और एक बड़ी सेना लेकर अल्तुनिया से मिलने भटिंडा की ओर रवाना हो गई। याकूत भी उसके साथ हो लिया, किंतु दुर्भाग्यवश सेना में फूट पड़ गई और रास्ते में ही उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने याकूत को कैद कर मार डाला और रजिया अकेली निस्सहाय रह गई। फिर उसकी सेना के सरदारों ने उसे पकड़कर अल्तुनिया के हवाले कर दिया और वे तुरंत दिल्ली वापस आ गए।
जहां उन्होंने रजिया के भाई बहराम को गद्दी पर बिठा दिया। अल्तुनिया ने पहले रजिया को कैद करके रखा, लेकिन बाद में उसकी खूबसूरती और आकर्षक व्यवहार से प्रभावित होकर उससे विवाह कर लिया। किंतु यही पर्याप्त न था। भाग्य ने कुछ और ही तय किया था। पदच्युत रजिया पर दुर्भाग्य की काली छटा छा रही थी। अल्तुनिया की महत्वाकांक्षा जागी और वह एक बड़ी सेना ले रजिया सहित दिल्ली की ओर बढ़ा, ताकि खोया हुआ राज्य प्राप्त किया जा सके। भाग्य उनके विपरीत था। 2 बार उनकी सेना को मात खाकर पीछे हटना पड़ा। तीसरी बार गुलाम राजा की सेना ने ऐसी करारी मात दी कि अल्तुनिया की सारी सेना बिखर गई और रजिया और अल्तुनिया कैद कर लिए गए। और फिर ना तो उसकी खूबसूरती और गुण और ना ही प्रजा के प्रति किए गए उसके भलाई के कार्य उसके भयानक अंत को रोक सके। रजिया और अल्तुनिया की निर्दयतापूर्वक हत्या कर दी गई और इस तरह भारत में गुलाम वंश के शासन का एक सुनहरा अध्याय समाप्त हो गया।